हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सबका मेरे इस चैनल टाइम में स्वागत है। मैं जीवेश। आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड पढ़ेंगे। ब्रीफली पढ़ेंगे इसको। इसके बाद दूसरा चैप्टर जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड, क्लास 11th फिजिक्स, चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। इसमें सबसे पहले हम लोग विज्ञान की परिभाषा समझते हैं। विज्ञान या साइंस। साइंस क्या है? साइंस क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ज्ञान कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए, सुसंगठित होना चाहिए और सुव्यवस्थित होना चाहिए। यदि ऐसा ज्ञान है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो विज्ञान के अंतर्गत आएगा। यानी इसको अगर हम लोग कहें तो मैथोडिकल होना चाहिए, हार्मोनाइज होना चाहिए, हार्मोनाइज्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड, ऐसे कह सकते हैं, मेथोडिकल, harmonized and well organized knowledge is called science। साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना। इसी तरह संस्कृत भाषा के शब्द से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द विज्ञान, जानने से मतलब है। अब साइंस चूँकि मानव सभ्यता या मानव का यह व्यवहार रहा है कि मानव हमेशा जानने का प्रयास करता है, इसलिए साइंस भी उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता पुरानी है। साइंस के कई ब्रांचेज हो सकते हैं या हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स जानते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी कई शाखाएं जैसे मनोविज्ञान, योग विज्ञान। इस तरह से साइंस की हम लोग कई शाखाएं पाते हैं। जब हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं, वैज्ञानिक विधि की बात करते हैं, किसी नॉलेज को स्थापित करने में कौन सी वैज्ञानिक विधि या किन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग हुआ है, या वैज्ञानिक चरण क्या है, स्टेप्स क्या हैं, जिनके आधार पर हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको कहेंगे कि यह वैज्ञानिक विधि द्वारा अर्जित ज्ञान है। उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं या क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, कि क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन करेंगे या क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन करते हैं या क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम रिसर्च, जिस टॉपिक पे रिसर्च करना हो
उस टॉपिक को चूज करते हैं, रिसर्च टॉपिक चूज करने के बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पनाएं बनाते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। इस तरह से हम लोग परिकल्पना बनाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं, टेस्ट विद एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट की सहायता से हम लोग टेस्ट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उन आंकड़ों को एनालाइज करते हैं या गणितीय रूप में उनको हम लोग दर्शाते हैं, लिखते हैं, व्याख्या उसकी करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इसको एनालाइज डाटा। डाटा को एनालाइज करते हैं। इसके बाद लास्ट में जो डाटा एनालाइज करने के बाद हमको मिलता है उसको हम लोग उस आधार पे हम लोग रिजल्ट को, कंक्लूजन को बताते हैं। तो रिपोर्ट करते हैं हम लोग कंक्लूजन रिपोर्ट करने के बाद इस तरह से जो ज्ञान हमको मिलता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो साइंटिफिक मेथड से ज्ञान हमको मिला है। यदि इस जो ऑब्जर्वेशन में हमने जो देखा और कंक्लूजन में कुछ अंतर आता है, यानी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यदि कंक्लूजन मैच नहीं करता है तो तुरंत हम फिर हाइपोथेसिस बदलते हैं अपनी, और फिर अपनी परिकल्पना को बदलते हैं और उस आधार पे फिर एक्सपेरिमेंट और डाटा को एनालाइज करते हैं। और इसके बाद यदि पुनः इनमें मैचिंग आती है तो हम कहते हैं कि नवीन ज्ञान स्थापित हुआ। इस तरह से वैज्ञानिक विधि है। अब यदि हम लोग फिजिक्स की परिभाषा दें, चूँकि हम लोग का मतलब फिजिक्स से है, फिजिक्स नेचुरल साइंस है, मौलिक विज्ञान है, इसको हम लोग यदि परिभाषित करें तो हम क्या पाएंगे? फिजिक्स को हम लोग को परिभाषित करना है। तो फिजिक्स को परिभाषित करने में हम लोग दो या एक ही कह सकते हैं परिभाषा यूज करते हैं। वो ये है, फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस। इसको हम लोग कह सकते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which is devoted to the study of nature, which is devoted to the study of nature, नेचर की जो स्टडी करता है, एंड नेचुरल फिनोमेना, एंड नेचुरल phenomena is called physics। फिजिक्स क्या है? प्रकृति में होने वाली घटनाओं को उसका अध्ययन करता है। वह विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करे, फिजिक्स कहलाती है। या एक और परिभाषा हम कह सकते हैं कि द्रव्य और सभी प्रकार की ऊर्जा तथा द्रव्य और सभी प्रकार की ऊर्जाओं में होने वाले अन्योन्याश्रित संबंधों को, जो कि किन नियमों के तहत हो रही हैं, इनको जानने का जो प्रयास करता है सब्जेक्ट, वो फिजिक्स है। तो इसको एक और हम लोग इसकी परिभाषा लिख रहे हैं कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस
in which we study matter, in which we study, हम लोग मैटर का, द्रव्य का अध्ययन करते हैं. We study matter, all forms of energy, all forms of energy and their mutual interaction, and their mutual interaction, मतलब द्रव्य का और ऊर्जा का म्यूचुअल इंटरेक्शन विद मैटर, माने ऊर्जाओं का द्रव्य के साथ क्या इंटरेक्शन है, या द्रव्य का ऊर्जा के साथ क्या इंटरेक्शन है, इनको हम लोग अध्ययन करते हैं फिजिक्स के अंतर्गत. तो इस तरह से ये फिजिक्स की परिभाषा है. अब यदि हम लोग फिजिक्स को किसी महान वैज्ञानिक के शब्दों में जानना चाहें तो उन्होंने भी कहा है, रिचर्ड फेनमैन, ये 1918 से 1988 इनका रहा है समय. इन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड के नियमों का पता लगाना, ब्रह्मांड के नियमों का पता लगाने का प्रयास करना फिजिक्स के अंतर्गत आता है. फिजिक्स की ये परिभाषा हुई. अब फिजिक्स का कार्यक्षेत्र और इनको कैसे हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, ये हम लोग अभी जानने का प्रयास करेंगे. फिजिक्स का स्कोप एंड एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स, स्कोप एंड एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स का स्कोप क्या है और इसका एक्सपेंशन क्या है. जाहिर सी बात है, वर्तमान समय में फिजिक्स का स्कोप हर क्षेत्र में है, वाइड स्कोप है इसका, लेकिन इसका एक्सपेंशन कहाँ कहाँ है, या इसको हम लोग किन किन ब्रांचेज में बांट करके इसका अध्ययन हम लोग करते हैं. तो अगर ऐसा देखा जाए तो फिजिक्स को हम लोग मूलतः पहले 2 भागों में बांटते हैं, इसके बाद अनेक भाग में बढ़ता चला जाता है. जैसे मान लीजिए ये फिजिक्स में हम लोग पहले क्लासिकल फिजिक्स, चिर सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं. इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स आता है. तो क्लासिकल फिजिक्स के कई भाग हैं, इनको हम लोग अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं. क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत पहले मैकेनिक्स हम लोग लेते हैं, यांत्रिकी या मैकेनिक्स. इसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यह बात ध्यान देने वाली बात है कि वस्तुओं की गति बहुत कम होती है. निम्न वेग पर जो वस्तुएं हैं उनका अध्ययन हम लोग करते हैं. इसी के अंतर्गत हम लोग तरल यांत्रिकी भी, तरल में द्रव और गैस दोनों आते हैं. तरल यांत्रिकी भी इसी के अंतर्गत, फ्लूइड मैकेनिक्स भी हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं. तो ये क्लासिकल फिजिक्स की एक शाखा है जिसमें मैकेनिक्स जो इसी क्लास में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगी. इस थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स, अनदर ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. इसके अंतर्गत कोई निकाय है, ताप दाब पर निर्भर होने वाला कोई निकाय, सूक्ष्म कणों का निकाय,
उसकी एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, इन सबों का अध्ययन हम जब करते हैं तो वो थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत आता है, जिसमें दाब के नियम, चार्ल्स के नियम, बायल्स के नियम, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं। प्रक्रम कैसा है, समतापी है, समदाबी है, रुद्धोष्म है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत ये आता है। आगे हम लोग विद्युत चुंबकत्व कहेंगे। विद्युत चुंबकत्व, ये साथ साथ चलते हैं दोनों। विद्युत और चुंबकत्व को अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। इलेक्ट्रो, दोनों एक साथ हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें क्या हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत किसी विद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का या विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत क्षेत्र में चार्ज पार्टिकल या मूविंग पार्टिकल का अध्ययन हम लोग करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में भी यही है। तो इसको, चूँकि जहाँ विद्युत क्षेत्र है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाता है यदि चार्ज एक्सेलरेटेड है, तो इसलिए इनको साथ में लेकर के विद्युत चुंबकत्व कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। इसके बाद तरंग यांत्रिकी, इसमें हम लोग यहाँ यांत्रिकी पढ़े हैं वस्तुओं के लिए या तरल के लिए, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं तरंग यांत्रिकी, तरंग, वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स में तरंगों का संचरण पढ़ते हैं। वेव किन किन रूपों में, प्रगामी तरंग है या क्या है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। अप्रगामी तरंग है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशिकी। ये ऑप्टिक्स के अंतर्गत, ऑप्टिक्स में दो तरह से, इसमें भी वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, ये भी पढ़ा जाता है। तो इसमें प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं हुई हैं, इंटरफेरेंस, रेफरेंस, इंटरफेरेंस आता है, और व्यतिकरण, विवर्तन, डाइफ्रैक्शन आएगा, ध्रुवण, पोलराइजेशन, इतनी सब घटनाएं जो है प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब मॉडर्न फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में फिर खोज लिया जाता है, और प्रकाश जो है मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होने लगती है। और इसमें यहाँ हम लोग ले लेते हैं इसको, ये ऐसे मॉडर्न फिजिक्स, ये क्लास 11th में पढ़ना है, इसे भी 11th में पढ़ना है, इसे भी 11th में ही पढ़ना है। तो इन सब ब्रांचेस को हमको क्लास 11th में ही हम लोगों को पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग आपेक्षिकता पढ़ते हैं, रिलेटिविटी पढ़ते हैं। रिलेटिविटी, जहाँ पार्टिकल्स जो है मूव करते हैं नियरली लाइट की वेलोसिटी से, प्रकाश की वेलोसिटी से जब कोई पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं तो वहाँ पे हम लोग आपेक्षिकता। और फिर क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में जब विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में खोजा गया, तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनकी व्याख्या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी मानने पर नहीं हुआ। तो प्रकाश में डुअल नेचर हम लोगों को मिला, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। इस तरह से, इसी तरह पार्टिकल्स में भी डुअल नेचर मिला, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तब उसको हम लोग फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत ना रख करके फिर क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों को पार्टिकल्स के डुअल नेचर मिलते हैं। और
डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल हम लोगों को देखने को मिलता है, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। इसके बाद एटॉमिक फिजिक्स, यदि हम लोग कहें एटॉमिक फिजिक्स के अंतर्गत एटम की संरचना के विषय में पढ़ेंगे, और न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में किसी नाभिक या किसी न्यूक्लियस में कौन सी घटनाएं घट रही हैं, इनके विषय में अध्ययन हम लोग करते हैं। बहुत ब्रॉड इसका क्षेत्र है, इसको हम लोगों को जानने का प्रयास जो भी है अभी क्लास 11th या 12th लेवल पर उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये और ये थोड़ा सा इन सबको, और ये क्लास 12th में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी 12th में है। तो इस तरह से फिजिक्स को हम लोग पढ़ सकते हैं। हालांकि अभी और ब्रांचेज हैं इसके, न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद भी इसके इतने ब्रांचेज हैं, जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स, ऐसे मेडिकल में भी, मेडिकल क्षेत्र में मेडिकल फिजिक्स, ब्रह्मांड की फिजिक्स को हम लोग पढ़ते हैं, कॉस्मोलॉजी एंड बायोफिजिक्स, केमिकल फिजिक्स, रसायन भौतिकी, और अनेक ऐसे क्षेत्र हैं फिजिक्स में। पूरे मानव सभ्यता के विकास में फिजिक्स का इतना ब्रॉड क्षेत्र है जिसको कि सीमित कर पाना, जिसको बांध पाना छोटे से समय में संभव नहीं है। फिर भी हम लोगों ने बहुत कुछ जाना फिजिक्स के इस क्षेत्र के विषय में। अब इस चैप्टर में हम लोगों को फंडामेंटल फोर्सेस के विषय में बताया गया है, उसको जान लेना ज़रूरी है। फंडामेंटल फोर्सेस, समय समय पर वैज्ञानिकों ने इनके विषय में संबंध स्थापित करने की कोशिश की और किया भी। मूल रूप से 4 तरह के अब तक फोर्सेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस के रूप में, जो कि इस प्रकृति में हैं। तो इनमें जो पहले लिखेंगे वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर फिजिक्स के क्षेत्र की बात की जाए, तो फोर्स की बात की जाए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें हम लोग पाते हैं। ये इसकी प्रबलता जो है, इंटेंसिटी आप रिलेटिव इंटेंसिटी यदि इसकी हम लोग देखें, ये रिलेटिव इंटेंसिटी तो ये है 10⁻⁻39, बहुत वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि पाया जाता है ब्रह्मांड के किन्हीं भी पिंडों के बीच में। इसका परास मतलब कहाँ तक ये लगता है, ये रेंज कहाँ अप्लाई होता है, तो इनफाइनाइट है, बहुत अधिक दूरी तक ये, और किन के बीच ये लगता है, तो विश्व में किन्हीं भी ब्रह्मांड में किन्हीं भी कणों के बीच या द्रव्यमानों के बीच ये लगेगा। इस तरह से इस ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी रिलेटिव इंटेंसिटी बहुत कम है, और ये लगता है किन के बीच में, छोटे से छोटे कण जिसमें मास है, चाहे ब्रह्मांड में बड़ा से बड़ा भी पिंड क्यों ना हो जिसमें मास है, उनके बीच ये लगता है। आगे आते हैं फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो इंटेंसिटी है, इसकी रिलेटिव इंटेंसिटी है, ये 10⁻⁻13 है, और इसका क्षेत्र जो है ये नाभिक के अंदर ही लगता है, 10⁻⁻16 मीटर। और किनके बीच, चूँकि नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो ये उन्हीं के बीच लगेगा। कुछ मूल कण, विशेषकर मूल कणों के बीच, इलेक्ट्रॉनों के बीच में भी ये वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। इसको हम लोग लिखते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स।
एलिमेंट्री पार्टिकल्स के मध्य लगता है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के मध्य लगता है। और विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इसकी रिलेटिव इंटेंसिटी यदि देखी जाए तो 10⁻⁻², ये सबसे कमज़ोर फोर्स, उससे थोड़ा सा अधिक, फिर ये उससे थोड़ा और अधिक ताकत फोर्स की जो शक्ति है। और इसका जो क्षेत्र है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी इनफाइनाइट है, इसका भी क्षेत्र, इसका जो रेंज है वो इनफाइनाइट है, चार्जेस के बीच में लगेगा और ये आवेशित कणों के बीच में लगता है, यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में लगता है। और यदि सबसे मजबूत फोर्स यदि प्रकृति में पाया गया है, फंडामेंटल फोर्स, तो वो है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जिसका कि रिलेटिव इंटेंसिटी 1 है और क्षेत्र इसका जो है, इसका रेंज जो 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियस के अंदर ही है, ये पॉइंट नहीं दिया जाता है, -15 मीटर न्यूक्लियन और भारी मूल कणों के बीच में। न्यूक्लियन मीन्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है। तो ये इस तरह से हम लोग प्रकृति में चार फंडामेंटल फोर्सेस को पाते हैं। इस चैप्टर को बताने का उद्देश्य आने वाले समय में क्लास 11-12 में कितना फिजिक्स का क्षेत्र है या क्या आप कर सकते हैं, ये यही है। आगे आज हम लोग अब पढ़ते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट क्या होती है। यूनिट मीन्स मात्रक। मात्रक क्या होता है, ये हम लोग इसको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी ने लिखा है कि किसी भौतिक राशि का मापन, फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसका मापन हम लोग करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है। ऐसे लिख सकते हैं किसी, चाहे ऐसे ही इंग्लिश में लिख सकते हैं। क्या, फिर से सुन लीजिए इसको। क्या है कि किसी भौतिक राशि का मापन, जब हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो क्या करते हैं, किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से तुलना करना है। इसको लिखेंगे तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, measurement of any physical quantity involves, क्या इन्वॉल्व करती है, कंपैरिजन, कंपैरिजन इन्वॉल्व करती है, कंपैरिजन with a certain basic, with a certain basic, एक निश्चित आधारभूत
आर्बिट्रेरली चूजन, आर्बिट्रेरली चूजन, आर्बिट्रेरली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक्सेप्ट किया गया हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard, माने मानक, संदर्भ मानक, रेफरेंस स्टैंडर्ड, रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। फिर से इसको समझा जाए कि जब हम जिस स्टैंडर्ड को चुने होते हैं संदर्भ मानक को, वही यूनिट कहलाता है। जैसे मान लीजिए लंबाई को मापना है तो लंबाई के लिए हम उसकी तुलना करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो चुना गया हो, वो रेफरेंस स्टैंडर्ड जो मानक चुना गया हो वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक्सेप्टेड हो, और उसकी तुलना किसी जैसे इस वाइट बोर्ड की तुलना लंबाई यदि हमको ज्ञात करनी है तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से चुने गए, अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक्सेप्ट किए गए रेफरेंस मानक से उसकी तुलना करेंगे विद ए सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरली चूजन, जो आर्बिट्रेरली यादृच्छिक रूप से चुना गया है उससे इस वाइट बोर्ड की तुलना करेंगे। तो वो मीटर स्केल होता है, मीटर स्केल से जब इस पर रख करके हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, मापन कर रहे होते हैं, और वही जो मीटर स्केल होता है वो यूनिट के रूप में होता है। इसको और अगर हम लोग समझें तो ये ऐसे मान सकते हैं कि ये सर्वमान्य होना चाहिए। जो यूनिट है वो कैसा होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए और उचित आकार का होना चाहिए। सर्वमान्य हो, उचित आकार का हो, और क्या होना चाहिए, उचित आकार तथा परिमाण का, उचित आकार तथा परिमाण का ये होना चाहिए। और अगर हम लोग इसको देखें, इसको इनवेरिएंट होना चाहिए, यानी बदलना नहीं चाहिए, यानी ताप दाब व समय के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होना चाहिए, परिवर्तन से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और एक और, अगर ये सब यूनिट के विषय में कहा जा रहा है, और एक और यदि हम देखें तो ये सरलता से परिभाषित होना चाहिए, सरलता से परिभाषित, और आवश्यकता पड़ने पर क्या होना चाहिए, इसे प्रतिरूपित हो जाना चाहिए, और आवश्यक होने पर आसानी से प्रतिरूपित हो। मतलब क्या है इसका, प्रतिरूपित हो मतलब कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो, आसानी से ये बदल जाए। ताप दाब और समय के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होना चाहिए, यूनिट ये है। और सर्वमान्य हो, सभी इसको माने, और उचित आकार का इसका परिमाण और आकार इसका उचित होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग अब हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। इंटरनेशनल, पहले राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। क्वांटिटी, ये तो मात्रक था। मात्रक क्या है, जो स्टैंडर्ड मानक, संदर्भ मानक है वही मात्रक कहलाता है। वो संदर्भ मानक कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, आर्बिट्रेटरी रूप से चूजन होना चाहिए, और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। इस संदर्भ मानक से यदि किसी राशि की तुलना जब हम करते हैं तो हम मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और वो
ये जो संदर्भ मानक है वो क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। तो पहले क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। दो तरह की क्वांटिटीज़ हम लोग पढ़ते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह से है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को मूल राशियां और इन्हें कहेंगे हम लोग व्युत्पन्न राशि। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ हैं जो किसी अन्य क्वांटिटीज़ पर निर्भर नहीं करती हैं, विच नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। उनका किसी अन्य क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, उस पर वो निर्भर नहीं करती हैं। ये 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ तो अनेकों हैं। जैसे हम लोग चाल की बात करें तो चाल, पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में इसमें हम लोग पहले क्या जान रहे हैं, वे क्वांटिटीज़ जो अन्य क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती हैं, अन्य राशियों पर, अन्य फिजिकल क्वांटिटीज़ पर निर्भर ना करें, उनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो इसको यहाँ पे हमको यहाँ लिख देते हैं क्वांटिटीज़, और फिर यहाँ पर उसका यूनिट और यहाँ सिंबल। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखेंगे, उनका यूनिट क्या है वो लिखेंगे, और उनको सिंबल क्या दिया जाता है वो लिखा जाएगा। इसी तरह व्युत्पन्न राशियाँ तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ तो बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं जो डिराइव्ड हैं। तो हम लोग पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में पढ़ते हैं हम लोग लेंथ। लेंथ मीन्स लंबाई। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। ये मात्रक एसआई मात्रक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग पढ़ना था। खैर इसको या तो यहीं पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। CGS सिस्टम होता है और फुट पाउंड सेकेंड FPS सिस्टम होता है, MKS होता है, इसमें मीटर किलोग्राम सेकेंड, इनका जो मात्रक हम लोग रखते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड रखेंगे। देखिए लेंथ का मात्रक मीटर, सिंबल इसको क्या देते हैं हम लोग, स्मॉल m देते हैं। इस सिंबल को याद रखना है, सिंबल हमेशा स्मॉल से चलेगा, लेकिन यदि किसी वैज्ञानिक के नाम पर कोई यूनिट है तो उसको हम लोग उस वैज्ञानिक के नाम का पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे एम्पियर लिखना है तो एम्पियर को के लिए सिंबल कैपिटल A होगा, अन्यथा हम लोग पूरा उसको लिखते हैं, वो भी स्मॉल लेटर में। तो लेंथ के लिए हम लोग यूनिट देते हैं मीटर। इसके बाद मास की अगर बात की जाए, द्रव्यमान, तो इसका होता है किलोग्राम। किलोग्राम के लिए केजी। टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। टाइम के लिए सेकंड, सेकंड के लिए सिंबल स्मॉल एस। ये फुल स्टॉप या कोई ऐसे नहीं लगाया जाता है, केवल स्मॉल एस लिखेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत धारा है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर, अब यहाँ हम लोग एम्पियर को कैपिटल A से नहीं लिखेंगे, पूरा जब लिखेंगे तो हम लोग एम्पियर लिखते हैं, एम्पियर। इसके लिए यहाँ सिंबल कैपिटल A, वो भी यहाँ बिंदी नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप जैसा सिंबल कुछ नहीं लेंगे। फिर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक
थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसका मात्रक होता है केल्विन। केल्विन कैपिटल के, इसके लिए हम लोग सिंबल देते हैं कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल और सिंबल देते हैं मोल। इसमें ई छोड़ देते हैं, केवल MOL लिखते हैं, सिंबल में MOL लिखते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो लास्ट राशि है वो है ल्यूमिनस NOUS, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग मात्रक इसका लिखते हैं कैंडेला और इसके लिए सिंबल देते हैं CD। ये 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां, 2 सप्लीमेंट्री राशि को यहीं पे हम लोग पढ़ लेते हैं। एक एंगल, प्लेन एंगल जिसको कहेंगे हम लोग, प्लेन एंगल, और दूसरा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। इसका मात्रक होता है रेडियन और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। सिंबल देते हैं RAD, इसके लिए देते हैं सिंबल स्मॉल s स्मॉल r, इसके लिए स्मॉल RAD लिखते हैं रेडियन, और इसके लिए स्टेरेडियन के लिए स्मॉल s और साथ में r लगा देते हैं SR। जैसे देखिए, ये अगर कोई पॉइंट है किसी आर्क के द्वारा, आर्क मीन्स चाप है, यदि कोई आर्क है इसके द्वारा जो इसको मिलाएंगे इसको, तो यह जो कोण बनता है वो अंतरित कोण, यदि ये मान लीजिए D है, S है, ये R है और ये D थीटा है, तो D थीटा होता है DS/R। यदि प्लेन एंगल के लिए, यदि सॉलिड एंगल की बात की जाए तो कोई एक प्लेन होगा, इसके द्वारा यहाँ पर D ओमेगा को अंतरित हो रहा हो, ये एरिया इसका DA यदि है और दूरी R है, एरिया वेक्टर R है यदि, तो D ओमेगा होता है DA/R²। D ओमेगा सॉलिड एंगल है, ये होता है DA/R²। इस तरह से हम लोगों ने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, उनको पढ़ा। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। इसके बाद व्युत्पन्न राशियाँ तो अनेकों हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग स्पीड पढ़ते हैं, स्पीड, यदि हम लोग स्पीड पढ़ें स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है, एक डिस्टेंस पर और एक टाइम पर। इस तरह से ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और इस तरह से हम लोगों ने अब तक फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स के विषय में पढ़ा, और आगे हम लोग अब एरर क्या है इनके विषय में अध्ययन करेंगे।